नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के जो शैमुषी बुक हैं उसके पाठ नंबर 6 को, जिसका कि नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा, अर्थात सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। तो इस पाठ में पशु पक्षी के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, सौहार्दम प्रकृते शोभा। अयं पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः सञ्जाता ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्ना। ते परेषां कल्याणविषये नैव किञ्चिदपि चिन्तयन्ति। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं सञ्जातम्। अयं पाठः, अर्थात ये जो पाठ है परस्पर स्नेह और सौहार्दपूर्ण व्यवहार को शादिति, यानी इस पाठ में आपस में प्रेम और भाईचारे से व्यवहार करते हुए रहना चाहिए, इसका बोध किया गया है। सम्प्रति वयं पश्यामः, आज के समय में हम देखते हैं कि समाजे जनाः आत्माभिमानिन संजाता ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याणविषये नैव किंचिदपि चिन्तयन्ति। अर्थात आजकल जो समाज में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सभी लोग लगे हुए हैं और दूसरों के कल्याण के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनो उद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनके जीवन का उद्देश्य ही मात्र यही रह गया है कि अपना स्वार्थ साधो और आराम से रहो। एक उक्ति के माध्यम से कहा गया है कि निच्चेर नीच निश्चय सर्वे उपाये फलमेव साध्यम। अर्थात जो नीच व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार से अपना स्वार्थ साधने के लिए चाहे किसी का भी अच्छे या बुरे साधन का भी प्रयोग करना पड़े तो वे करते हैं और अपने फल को साधते हैं, अर्थात वे जो चाहते हैं वही करते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहर्तुम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति। इस पाठ में अतः समाजे पारस्परिक संवर्धनाएं, हमारे समाज में पारस्परिक स्नेह और प्रेम के साथ रहने के लिए इस पाठ में पशु पक्षी के माध्यम से समाज में आत्माभिमानम दर्शयन, यानी अपने आप का स्वार्थ साधने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए इस पाठ में पशु पक्षी के माध्यम से ये बताया है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति। प्रकृति माता के माध्यम से अंत में एक निष्कर्ष निकला है कि यत् कालानुगुणम, यानी अपने अपने समय में सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्य आश्रिताः सन्ति, और सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। अतः हम सभी को अपने स्वयं के कल्याण के लिए आपस में, परस्परम का मतलब होता है आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए प्रेम से रहना चाहिए। यह इस पाठ में बताया गया है। अर्थात कवि ने इस पाठ में पशु पक्षियों को लिया है
और एक संवादात्मक पाठ बनाया है इसको, जिसमें बताया है कि कैसे हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। तो हमें कभी भी अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं रहना चाहिए, अपितु दूसरों की भी हमेशा सहायता करनी चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एवेकाः नदी वहति। वन का दृश्य है और पास में ही एक नदी बह रही है, अर्थात बहुत अच्छा शांत वातावरण का वन का दृश्य है और झरने बह रहे हैं और पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्रामयन्ति। और एक शेर सुख की चैन की नींद सो रहा है, यानी विश्राम कर रहे हैं। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम दुनाति। इतने में वहां पर एक बंदर आ जाता है और उसकी पूंछ को खींचता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति। और जो क्रोधित शेर होता है वह उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। परंतु बंदर तो कूदता है और वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहिता। इतने में एक दूसरा बंदर आता है दूसरे पेड़ से और वह आकर के शेर के कान को खींच करके पुनः पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंह तुदन्ति। इस प्रकार बारी बारी से सभी बंदर आते और शेर को परेशान करने लगे। तुदन्ति का मतलब परेशान करना। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थः। क्रोधित हो जाता है। अब उसको नींद से डिस्टर्ब कर दिया, एक तो बंदरों ने बार बार उसको परेशान कर रहे हैं, शेर को बहुत क्रोध भी आ रहा है, वो उन पे प्रहार भी करना चाह रहे हैं परंतु नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से शेर क्रोधित होता हुआ इधर से उधर दौड़ता है, गर्जती यानी गर्जन करता है, तेज आवाज करता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ। परंतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं था। एव तिष्ठति और बैठ जाता है। वानराः हसन्ति वृक्षो उपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। अब क्या होता है कि वो थक के बैठ जाता है तो सारे बंदर हंसने लग जाते हैं और वृक्षों के ऊपर बैठे हुए विविध जो पक्षीगण थे वे भी शेर की इस प्रकार की दशा को देखते हैं और अट्टहास करते हैं, यानी हर्ष मिश्रित, खुशी से जो मिश्रित हंसी होती है उस तरह से चहचहाट करते हैं। कलरवम कुर्वन्ति अर्थात चहचहाट करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रान्तः सर्वजन्तुनः दृष्ट्वा पृच्छति। अब एक तो शेर की नींद भंग हो चुकी थी और दुख भी हो रहा था उसको बहुत, तो उसने सोचा इन तुच्छ जानवरों के द्वारा मैं परेशान हो रहा हूँ, तो ये सारी दुरावस्था को से दुखी और थक चुका था कौन? सिंह। तो वो जो थक जाता है तो सारे जंतुओं को देखता है और पूछता है। तो क्या पूछता है? नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं अपन। अब सिंह बोल रहा है, क्रोधेन गर्जन भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। सिंह को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो क्रोध के साथ गर्जना कर रहा है, भो अयम वनराज, सुनो मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम लोगों को मुझसे भय नहीं लगता है? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, और तुम सब इस तरह से मिलकर के मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? एकः वानरः, तब उनमें से एक बंदर बोलता है, यतः त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वदा अयोग्यः। कह रहे हैं कि क्योंकि तुम तो वनराज के पद के लिए सर्वथा अयोग्य हो, यानी तुम वन के राजा कहलाने के लायक नहीं हो। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः। जो राजा होता है वो तो एक रक्षक होता है, लेकिन तुम भक्षक हो
अतः तुम वनराज के पद के योग्य नहीं हो। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि तर्हि कथम अस्मान रक्षस्यसि। कह रहे हैं कि आप जो सिंह को कह रहा है बंदर कि तुम स्वयं की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो किस प्रकार हमारी सबकी रक्षा करोगे। तो एक अन्य वानर बोलता है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति। तो एक बंदर बोल रहे हैं कि क्या तुमने पंचतंत्र की एक उक्ति को नहीं सुना है क्या। यो न रक्षति त्रस्तान पीड्यमाना परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। अर्थात एक अन्य बंदर है जो कह रहे हैं कि क्या है सिंह तुमने जो एक पंचतंत्र की उक्ति उसको नहीं सुना है। यो न रक्षति वित त्रस्तान पीड्यमाना परे सदा, यानी जो ऐसे लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है जो दूसरे जंतुओं से पीड़ित हैं वह सर्वदा यमराज के समान होता है, वो राजा कहलाने के लायक नहीं होता है। इतने में एक कौवे महाराज आ जाते हैं वहां पे। तो कौवा बोल रहे हैं आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य। अब कौवा आ गया और वो कौवा बोल रहे हैं कि हाँ तुम तो सत्य बोल रहे हो, वनराज पद के लिए योग्य तो मैं हूं। तो पास में एक कोयल बैठी हुई है। तो कोयल क्या बोल रही है, उपहसम, कोयल हंसते हुए कहती हैं कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, तुम किस प्रकार वनराज पद के लिए योग्य हो। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, का इति कर्कश ध्वनि ना, काव काव की कर्कश यानी कानों को अच्छी नहीं लगने वाली ध्वनि से पूरे वातावरण को आकुलित कर देते हो, व्याकुल कर देते हो। आकुली करोशी यानी तुम अपनी काव काव की ध्वनि से पूरे वातावरण को एकदम व्याकुल कर देते हो। न रूपम, ना तो तुम्हारे रूप हैं, न ध्वनि रस्ती, ना आवाज अच्छी है। कृष्ण वर्णम, और तुम बिल्कुल काले रंग के हो। मेध्या अमेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, और तुम भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों को खाते हो मार करके, तो तुम्हें हम किस प्रकार वन का राजा घोषित कर दें। अब कौवे महाराज बोल रहे हैं अरे अरे किम जल्पसी, अरे कोयल क्यों बकवास कर रही हो। कोयल को कौवा कह रहा है कि तुम बकवास क्यों कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांग, कह रहा है कि तुम क्यों फालतू की बकवास कर रही हो। अगर मैं काला हूं तो क्या तुम गोरी हो। अपि च विस्मृते किम यत मम सत्प्रियता तू जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, यानी कह रहे हैं कि क्या तुम भूल गई हो कि मेरी तो सत्य प्रियता पूरे विश्व में एक उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत है। कैसे, अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, अनृतम वदसी चेत काकः दशेत इति प्रकारेण। अब वो कह रहे हैं कि मेरी तो सत्य प्रियता पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि झूठ बोलने वाले को कौवा काटेगा। इस प्रकार कौवा कह रहा है कि सभी लोगों में कहावत है एक कि झूठ बोलने पर कौवा खाए। तो इस प्रकार मेरे लिए तो बहुत एक सत्यवादिता प्रसिद्ध है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, और मेरा जो परिश्रम है और एकाग्रता है वह भी विश्व प्रसिद्ध है। कैसे, अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, अर्थात कहते हैं कि जो काक के समान चेष्टा रखने वाला जो विद्यार्थी होता है वह श्रेष्ठ माना गया है। तो कौवा अपने आप की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि कोयल भले ही मैं काला हूँ लेकिन तुम कौन सी गोरी हो, और फिर भी मैं काला हूँ फिर भी इस पूरे संसार में मेरी सत्य प्रियता तो प्रसिद्ध है। और सभी लोग बोलते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे, अर्थात झूठ बोलने वाले को कौवा काटे, यानी मैं सत्यवादी का प्रतीक हूँ। और आगे और कहा है उसने कि मेरी एकाग्रता और परिश्रम भी इस पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कैसे कि विद्यार्थी के लिए कहा जाता है कि काकः चेष्टः विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी होता है। अब कोयल बोल रही है अलम अलम अति विकथ्येन,
अब रुक जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, यानी तुम ज्यादा बोलने से रुको। किम विस्मृते यत, क्या तुम भूल गए हो? काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, को भेद काक पीकयो। अब कोयल बोल रही है कि काकः कृष्णः यानी कौवा भी काला होता है, पीकः कृष्ण कोयल भी काली होती है, को भेद पिक काकयो, कोई भी भेद पिक और काक में नहीं होता है। ये बात सच है, लेकिन कोयल आगे बोल रही है वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, लेकिन वसंत ऋतु जब आती है तब पता चलता है कि कौवा तो कौवा है और कोयल तो कोयल है, अर्थात कोयल की मीठी वाणी सबको प्रिय लगती है। तो वसंत ऋतु में उन दोनों की पहचान होती है, रूप रंग में समान होते हुए भी कोयल की जो मीठी वाणी है लोगों को आकर्षित करती है। तो वसंत समय में कोयल की गुण की पहचान होती है। तो कोयल अपने बारे में बता रही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो कौवा बोल रहा है रे पर भृत अहम यदि त्वम संततिम न पालयामि, हे कोयल अहम यदि मैं यदि तुम्हारी संतान को पालन पोषण नहीं करूं तरही कुत्र स्यु पिका, तो फिर ये सारे कोयल जाति कहाँ से आएगी? अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं एक दयालुता और पक्षी सम्राट कौवा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और देखते हैं आगे कहानी में क्या है। नेक्स्ट एंट्री होती है गज महाराज की, अर्थात इतने में वहां पे हाथी आ जाता है। समीपतः एवागच्छन् अरे अरे सर्व संभाषणं शृण्वन् अहम अत्र आगच्छम्, पास में आते हुए हाथी बोलता है कि अरे अरे तुम सबका जो संभाषण हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था, उसको सुनने से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। अहम विशाल कायः, मैं बहुत विशाल काय हूँ, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात्, मैं बहुत विशाल काय और पराक्रमी हूँ और मेरे अंदर बहुत ताकत है। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोपि, चाहे शेर हो चाहे कोई अन्य दूसरा पशु, मैं सभी जंतुओं को, जो इस जंगल के जंतुओं को परेशान करेगा, उन सबको मैं अपनी स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि, मैं अपने सुंड से प्रहार करके उनको पटक पटक के मार दूंगा। किम अन्य कोप्य अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या अन्य कोई है ऐसा पराक्रमी? अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए बहुत योग्य हूँ। इतने में वानरराज वापिस बोलते हैं अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधुर वृक्षोपरि आरोहति। अब बंदर वापिस आता है और बोलता है अच्छा ऐसा है, और शीघ्र ही हाथी के पास जाता है और उसकी पूंछ को खींच देता है और वापिस पेड़ पर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन अलोड़यितुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। अब गज महाराज को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सूंड से बंदर सहित उस पेड़ को उखाड़ना चाहता है, लेकिन बंदर कूद करके जा करके दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। एवं गजम वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। तो इस प्रकार से जब उस हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ते हुए देखता है तो सिंह हंसता है और कहता है, क्या कहता है? सिंह बोल रहा है भो गजः मम अपि एव अतुदन एते वानराः। सिंह देखता है और बोलता है कि हे गज, मुझे भी इन बंदरों ने ऐसे ही परेशान किया है। मम अपि एव अतुदन, यानी मुझे भी इन बंदरों ने ऐसे ही परेशान किया है। तो बंदर वापिस बोल रहा है इतस्मात् देव तु कथयामि, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ
यद अहम एव योग्य वनराज पदाय। क्या कह रहा हूं कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। ये विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति ही। कह रहा है कि मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ। क्यों योग्य हूँ? क्योंकि मैं इस विशाल काय हाथी और भयंकर सिंह को भी पराजित कर सकता हूँ, और जो हमारी जाति है, जो बंदर जाति, वो सर्वथा समर्थ है इनको पराजित करने में। अतः वन्य जंतुनाम रक्षाये वयमेव क्षमाः। इसलिए इन वन्य जंतु की रक्षा के लिए हम ही सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः। ये सारी बात सुनते हुए नदी के बीच में एक बगुला बैठा हुआ था। अब वो बगुले महाराज की एंट्री हो रही है। बकः अर्थात बगुला कह रहा है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। कह रहा है, अरे मुझे छोड़ करके कैसे कोई राजा बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितिप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायं चिन्तयामि। बोल रहे हैं कि मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंत यानी लंबे समय तक बिना हिले ध्यान मग्न हो करके और स्थिर हो करके रह करके सर्वेशाम सभी की रक्षा के उपाय सोच सकता हूँ, योजना निर्मीय और योजना भी बना सकता हूँ। स्वसभायाम, और जो हमारी सभा होगी उसमें विविध पदम अलंकुर्वाणे, सभा में अलग अलग पद पे जो हैं जंतु, उन सभी जंतुओं से मिलकर रक्षोपायान क्रियान्वितान, और रक्षा के उपाय सोचूंगा। कुल मिला के बक कह रहे हैं यानी बगुला कि मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल लंबे समय तक पानी में रह सकता हूँ, बिल्कुल बिना हिले डुले स्थिर और ध्यान मग्न होके बैठता हूँ। तो मैं ऐसी अवस्था में बिल्कुल चिंतित यानी सोचूंगा कि इस प्रजा की रक्षा कैसे करनी है, और जो अपनी सभा होगी उसमें अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। तो किसी भी प्रकार से मैं अतः अहमेव, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्ति योग्य, इस वनराज पद के लिए प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। इतने में कौन आता है? मयूर। मयूर आता है, मोर आता है और बोलता है, वृक्षोपरितः अट्टहास पूर्वकम, पेड़ के पास बैठा हुआ है और तेज हंसी के साथ बोलता है। अट्टहास का मतलब होता है जोर से हंसते हुए। विरम विरम आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्, कह रहा है कि रुको रुको, स्वयं की प्रशंसा करने से रुको, क्या तुम नहीं जानते हो? यदि न स्यान् नरपतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदो विप्लवेते नौरिव। मयूर कह रहा है कि क्या तुमने ये नहीं सुना है कि जो राजा अपनी प्रजा की अच्छे से नेतृत्व नहीं करता है वह उस नाव के समान डूब जाता है, जिस नाव जो मतलब गहरे पानी में जो नाव बिना नाविक के होती हैं, उसी तरह से वो राजा भी डूब जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो राजा प्रजा की अच्छे से रक्षा नहीं करता है, उसका नेतृत्व नहीं करता है, तो वही प्रजा मिल करके उस राजा को उसी नाव के समान डुबो देती हैं, जिस प्रकार अथाह जलधारा में नाव बह रही है, और अगर उसमें कोई अच्छा नेता, उसको चलाने वाला मतलब, तो नेता या नाविक अंदर नहीं है तो वो नाव निश्चित ही डूब जाएगी। तो उसी प्रकार के से वो राजा की भी गति होगी, जो राजा अपनी प्रजा की अच्छे से नेतृत्व या रक्षा नहीं करता है। को न जानाती तव ध्यान अवस्थाम, अब कह रहे हैं कौवा बगुले से कि कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को। स्थिति प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान, यानी स्थिति प्रज्ञ ये तो एक बहाना है तुम्हारा, और इस बहाने से तुम क्या करते हो
मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्षयसि। अर्थात तुम ये जो स्थिति प्रज्ञ का जो बहाना करते हो, इससे तुम धोखे से मछली को मार देते हो और क्रूरता पूर्वक उसका भक्षण करते हो, अर्थात उसको खाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें तो धिक्कार है। तब कारणात तू सर्व पक्षी कुल मेवा अवमानितम, यानी तुम्हारे कारण तो संपूर्ण पक्षी जाति अपमानित होती है। पक्षी कुल एवं अवमानितम, अर्थात तुम्हारे कारण जो संपूर्ण पक्षी जाति हैं वो अपमानित हो रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, आगे की कहानी में क्या है देखते हैं। अब वानर कह रहा है सगर्व, अब बंदर के अंदर और गर्व आ गया कि हाँ मैं ही योग्य हूँ, ये सारे पशु जो पक्षी हैं ये तो निम्न हैं। तो बंदर फिर से बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, अतएव कथयामि यत, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, कि मैं ही इस वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, इसलिए अति शीघ्र तुम सब मेरी राज्याभिषेक के लिए तैयारी करो। सारे जंतु मिलकर के वनराज पद का राज्याभिषेक मेरा करवाने के लिए तुम तैयारी करो। इतने में मयूर वापिस बोल रहे हैं, अरे वानर तुष्णिम भव, ए बंदर तू चुप हो जा। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम किस प्रकार वनराज पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, अब मयूर अपनी प्रशंसा कर रहा है कि हे बंदर तुम चुप हो जाओ, तुम किस प्रकार से वनराज पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शीर्षि, अर्थात तुम मेरे सिर को देखो। राज मुकुट इव शिखाम स्थापयिता विधात्रा एवा अहम पक्षीराजः कृतः, अर्थात वो कह रहे हैं कि मेरी इस शिखा यानी मेरे इस कलंगी को देखिए, इस राज मुकुट के समान स्थित है और इसको विधाता ने मेरे प्राकृतिक रूप से इसको बनाया है और मुझे पक्षीराज बनाया है, यानी पक्षियों का राजा तो मुझे विधाता ने पहले ही बना दिया है। अतः वने निवसंतम माम, इसलिए वन में निवास करते हुए मैं वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, इसलिए वनराज पद के लिए जो बनने के लिए मैं बिल्कुल योग्य हूँ और तुम सब मेरे लिए तैयारी करो और तैयार हो जाओ। मोर बोल रहे हैं, यद कथम को अपि अन्यः विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, क्या इस विधाता के निर्णय को टालने के लिए कोई समर्थ है। अर्थात वो यही कहना चाह रहे हैं कि विधाता ने तो मुझे पहले से ही पक्षीराज घोषित कर दिया है कि मेरे ऊपर एक कलंगी बना दी सुंदर सी, और मैं पहले से ही वनराज पक्षीराज पद के लिए योग्य बना दिया है मुझे विधाता ने, तो क्या कोई अन्य इसको काटने में समर्थ है। अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है, मयूर ये कहना चाह रहे हैं। तो कौवा बोल रहा है सव्यंग्यम, अब कौवा उसको व्यंग्य कस रहा है, किसको, मोर को। कह रहा है कि अरे अयि बुक नृत्य अतिरिक्त का तम विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्याम अहे वयम। कह रहा है कि हे सांप को मार के खाने वाले, नृत्य के अलावा तुम्हारी और कौन सी विशेषता है जिससे हम तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य माने। सभी मतलब इस कहानी में यही बताया, सभी एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं और कोई किसी के पास कोई विशेषता है तो उसको बुराई के रूप में, उसको अच्छाई के रूप में ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं सारे। तो इस तरह से जब वो कौवा उसको कह रहा है कि तुम्हें तो सिर्फ नाचना आता है, नाचने के अलावा तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं कि हम तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य माने, तुम तो सिर्फ सांपों को मार के खा जाते हो। अब मयूर जवाब दे रहा है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की एक पूजा है, आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छनाम अपूर्व सौंदर्यम, मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य तुम देखो। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, और अपने पंखों को फैलाकर
मोर नृत्य मुद्रा में खड़ा हो जाता है। न कोऽपि त्रैलोक्ये मत सदृश सुंदर, इस तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर कोई है क्या? अर्थात वो कह रहा है कि मैं ही इस तीनों लोकों में सबसे सुंदर हूँ। वन्य जंतु नाम उपरी आक्रमण कर्तारं तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। कह रहा है कि इन वन्य जीवों के ऊपर जो कोई भी आके आक्रमण करेगा तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से उसको आकर्षित करके इस वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए कह रहा हूं कि मैं वनराज पद के लिए योग्य हूं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतो एतत् विवादं शृणुतः वदतः च। इतने में क्या होता है कि एक बाघ और एक चीता नदी में जल पीने के लिए आए थे, तो ये यहाँ पे क्या विवाद हो रहा है इसको सुनते हैं और सुन करके कहते हैं। व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र और चीता एक साथ बोल रहे हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है? एतदर्थम तु आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, कह रहे हैं कि तुम हम दोनों में से किसी भी एक का चयन कर सकते हो सर्वसम्मति से, और हम दोनों में से किसी को भी राजा बना लो। तो सिंह महाराज क्या कह रहे हैं? तुष्णिम भव भो, तुम दोनों तो चुप हो जाओ। युवम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम भी तो मेरे समान भक्षक हो, ना कि रक्षक। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पदयोग्यम न मन्यते, ये जो वन्य जीव हैं वे जो भक्षक हैं उनको रक्षक पद के योग्य नहीं मान रहे हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है। अब बगुला वापिस बोल रहे हैं, सर्वथा सत्यम युक्तम सिंह महोदयन, हे सिंह महोदय आपने बिल्कुल सच बोला। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, कह रहे हैं कि शेर जाति ने तो बहुत काल तक शासन किया है। परम अधुना, लेकिन अब तू को अपि पक्षी, अब कोई पक्षी ही राजेति निश्चेतव्यम अत्र तू, यानी अब शेर महाराज को कह रहा है बगुला कि तुम सिंहों ने तो बहुत काल तक बहुत राज कर लिया है, शासन कर लिया है, लेकिन अब कोई पक्षी ही राजा के पद पर होना चाहिए। संशिति लेशन न्यापी, इसमें किसी प्रकार का अवकाश नहीं है, यानी इसमें कोई संशय या कोई दोहराया नहीं है कि अब कोई पक्षी वनराज पद पे स्थापित हो। तो इस बात को सुन करके सारे पक्षी एक साथ बोलते हैं, सर्वे पक्षिणः उच्चै आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति। ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, खग ही वनराज पद के लिए, वनराज पद पे योग्य है और बनेगा, बनना चाहिए। सारे पक्षी बोले, परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति तरहि कथम निर्णय भवेत्। लेकिन सारे पक्षी आत्मान यानी स्वयं के बिना किसी को भी योग्य नहीं मान रहे थे, अपनी अपना बखान कर रहे कि मेरे अंदर ये गुण है, मैं राजा पद के लिए योग्य हूँ। इस तरह से निर्णय कैसे होगा? यानी कोई दूसरे को बनाना ही नहीं चाह रहा है, खुद को ही अपने को ही राजा बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे निर्णय कैसे होगा? तदा ते सर्वे गहन निद्रायाम निश्चितम स्वपंतम उलुकम वीक्ष्य विचारितम यदेश। तभी उन्होंने सभी ने गहरी नींद में बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोए हुए उल्लू को देखा और कुछ बोला, सोचा और कुछ बोला। क्या बोला इसको आगे समझते हैं। आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूकः
एवा अस्माकं राजा भविष्यति। उन्होंने क्या विचार किया कि आत्मश्लाघाहीन यानी खुद की प्रशंसा करने से रहित, पद के लोभ से रहित उल्लू ही हमारा राजा बनेगा। अर्थात उस उल्लू को कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो अपनी खुद की प्रशंसा भी नहीं कर रहा था, उसको कोई पद का लालच भी नहीं था। तो सभी पक्षियों ने सोचा कि ये जो उल्लू है वो हमारा राजा बनेगा। परस्परम आदिशन्ति च तदानीम यन्ताम नृपाभिषेक संबोधनम संभारा इति। यानी उन्होंने आपस में एक दूसरे को आदेश दिया कि अब तुम सब जाओ और इस उल्लू महाराज के राज्याभिषेक से संबंध में संभारा यानी तैयारी करो। सर्वे पक्षिणः संजाये गंतुम इच्छन्ति तर्हि सहसा एव। सारे पक्षी बिल्कुल उस उल्लू महाराज को राजा बनाने की तैयारी करने के लिए जाना चाह रहे थे, परंतु अचानक से क्या होता है, देखिए क्या होता है, कौवे महाराज फिर से आ जाते हैं और वो बोल रहे हैं अट्ठाहास पूर्णेन स्वरेन, यानी बहुत तेज हंसी के साथ कौवा बोल रहा है, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन् मयूरः हंस कोकिलः चक्रवाकः शुकः सारस आदिषु पक्षी प्रदानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्य अस्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। कौवा कह रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल उचित नहीं है कि हम सब में जो महान मयूर हैं, हंस हैं, कोयल हैं, चकवा हैं, तोता है और सारस हैं, ये सारे प्रधान पक्षियों के होते हुए इस दिन के अंधे और भयंकर मुख वाले इस उल्लू को तुम राजा बनाने के लिए सभी तैयार हो गए हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, सारा दिन तो ये सोया रहता है। एषः कथम अस्मान् रक्षयति, तो ये किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। वस्तु अस्तु, इसलिए कहा गया है स्वभावे रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम। अब कौवा कह रहे हैं कि स्वभाव से तो वो रौद्र दिखता है और बिल्कुल उग्र है, बिल्कुल उग्र उसका स्वभाव है, क्रोधित उसका, हमेशा वो क्रोध में ही रहता है और बिल्कुल अप्रिय वचन बोलने वाला है। उलूकम, तो ये ऐसा बोलने वाला इस उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाने का नु सिद्धिर भवति, कोई औचित्य नहीं है। मतलब कौवा कह रहे हैं कि स्वभाव से तो रौद्र हैं, उग्र हैं और इसका भयंकर मुख है और ये बिल्कुल अप्रिय वचन बोलता है, तो इसको कैसे हम राजा बना सकते हैं, अर्थात ये राजा बनने के योग्य नहीं है। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इतने में वहां पे प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। अब प्रकृति माता बोल रही हैं सस्नेहम, बिल्कुल स्नेहपूर्वक प्रेम से बोल रही हैं, भोः भोः प्राणिन, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संततय, तुम सभी तो मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुरुथा, इस तरह से तुम क्यों फालतू का बहस या झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्य आश्रिता, वैसे तो वास्तविक में तो सारे के सारे जो वन्य जीव हैं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। सदैव स्मरता, हमेशा याद रखो। क्या याद रखो? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यायति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चेव षड्विध प्रीति लक्षण, यानी हमेशा कहा गया है कि प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। प्रेम के 6 लक्षण कौन कौन से होते हैं? ददाति यानी देना, प्रतिगृह्णाति यानी लेना, गुह्यम आख्याति यानी रहस्य बताना, पृच्छति यानी उसको अच्छे कार्यों में लगाना और साथ में भोजन करना। ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। इस तरह से अगर कोई रहता है कि किसी को देख के खुशी हो गई है, किसी से कुछ लिया और किसी को अपना रहस्य बता दिया,
किसी को किसी अच्छे कार्यों में लगा दिया, साथ में भोजन कर लिया, तो ये प्रेम के 6 लक्षण हैं। कौन बता रहा है? ये प्रकृति माता। तो हमें हमेशा देने वाला दिमाग रखना चाहिए और किसी से कुछ ग्रहण करना चाहिए। कोई रहस्य की बात है तो सबसे शेयर करनी चाहिए और साथ में भोजन करना चाहिए। तो ये प्रीति के और सभी को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, ना कि उनको गलत रास्ता दिखाना चाहिए। तो अगर ये 6 गुण जिसमें भी हैं तो सभी आपस में प्रेम से मिलकर रह सकते हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण मातः, यानी सारे पक्षी एक साथ एक ही स्वर में बोलते हैं। मातः कथयति तु भवती सर्वदा सम्यक परम वयम भवतीम न जानिम। कह रहे हैं कि हे माते, तुम जो बोल रही हो बिल्कुल सच बात बोल रही हो, लेकिन तुम कौन हो हम तुम्हें नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, तुम्हारा परिचय क्या है हमें बताओ। तो प्रकृति माता बोल रही हैं, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी। मैं तो प्रकृति हूँ और तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मुझे बहुत प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समयम, और तुम सबका महत्व मेरे लिए समय समय पर बिल्कुल होता है। यानी यथा समय तुम सबका अलग अलग महत्व है, तुम सब मेरे लिए प्रिय हो और सभी अपना अपना महत्व रखते हो। न तावत कलहेन समयम वृथा, तो इस तरह से झगड़े में अपना समय व्यर्थ मत करो। यापन्तु अपि तु मिलित्वा एव मोदत्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, आपस में मिलजुल कर खुशी से जीवन यापन करने से और रसमय कुरुध्वम, यानी हम आपस में मोदत्वम का मतलब होता है खुशी पूर्वक आनंद के साथ जीवन जीने से वो जीवन रसमय हो जाता है। तद्यथा कथितम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानाम च हिते हितम, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। अगर कोई राजा है और उसकी प्रजा सुखी नहीं है, दुखी है, तो वो राजा कभी भी खुद सुखी नहीं रह सकता है। प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अगर प्रजा का कोई कल्याण नहीं हो रहा है तो राजा का भी कोई हित नहीं होगा। ना आत्म प्रियम हितः राज्य, अपने आप का प्रिय करने पर राजा का कोई भी हित नहीं हो सकता। यानी अपना ही अच्छा सोचने पर राजा का कभी भी कोई हित नहीं हो सकता। प्रजा नाम तु प्रिय हितम, प्रजा के लिए प्रिय बात सोचना राजा के लिए हितकारी होता है। अपिच, और भी कहा गया है, क्या कहा गया है? अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहितः, यानी अथाह जल के बीच में रहने वाली एक रोहित नाम की मछली होती है, बहुत बड़ी विशालकाय, वो बहुत गहरे पानी में रहती है। तो अथाह जल में संचरण करने वाली रोहित नाम की मछली को कभी भी गर्व नहीं होता है। अर्थात जो बड़ा होता है, गुणी होता है, विद्वान होता है, उसको कभी भी अपने आप के ऊपर गर्व नहीं होता है। अंगुष्ठ ओदक मात्रेण, अंगुष्ठ ओदक मात्रेण का मतलब होता है अंगूठे के बराबर पानी, अर्थात कम पानी में रहने वाली शफरी यानी छोटी मछली फुरफुरायते, यानी फुरफुर करती हैं, फुरफुराट करती हैं। अर्थात कम पानी में रहने वाली मछली अपने आप को महान समझती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, अतः तुम सब शफरीवत् छोटी मछली के समान एक दूसरे के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रत्ययताम, तुम सभी मिलकर इस प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रार्थना करो या प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्पम च गायन्ति,
सभी मिलकर प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणी नाम जायते हानि ही परस्पर विवादत, यानी आपस में झगड़ा कलह करने से प्राणियों की हानि ही होती है। अर्थात आपस में झगड़ा कलह द्वेष ईर्ष्या करने से हमारा कोई भी भला नहीं होता है। अन्योन्याय सहयोगेन, और एक दूसरे का सहयोग करने से लाभस्तेषां प्रजायते, और प्राणियों में लाभ ही लाभ होता है। यानी एक दूसरे को मार काट करने से तो हमें कोई भी लाभ नहीं होता है, और एक दूसरे का सहयोग और सहायता करने से हमें बहुत लाभ होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इसमें कवि ने पशु पक्षी के माध्यम से ये बताना चाहा है कि हमें आपस में एक दूसरे से द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, अपितु हमें मिलकर प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, और किसी को भी अपने आप से कम नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि सभी का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना महत्व है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस पार्ट की अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना चाह रहे हो तो भी कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।